तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये ऐसा होता है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, ये रियल गैसेस को ये तो अप्लाई होता है PV इज इक्वल टू NRT, ये तो अप्लाई होता है। लेकिन अब अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV वर्सेस P का ग्राफ निकालो, यानी PV तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? रियल गैस के लिए ग्राफ आना चाहिए आपका ऐसा कांस्टेंट आना चाहिए, PV वर्सेस P का ग्राफ। लेकिन देखा जाए तो रियल गैसेस के ग्राफ कुछ ऐसे आ रहे थे, कुछ अलग ही, जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहे थे, PV वर्सेस प्रेशर के ग्राफ। ये आइडियल गैस का है, लेकिन रियल गैसेस के कुछ अलग ही आ रहे। तो साइंटिस्ट के दिमाग में यहाँ से आया कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस से बिहेव डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ तो सेम नहीं आ रहे। दूसरा और एक ग्राफ है कि प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखा जाए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हाइपरबोला आना चाहिए। ये भी तो देखा है ना हमने, हाइपरबोला आना चाहिए। तो ये देखो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस आ रहा है यहाँ भी। ये आइडियल गैस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन रियल गैस का कुछ ऐसे आ रहा है। मतलब रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है, ये तो समझ में आया। अब क्यों दिखा रहा है ये भी समझ में आया हमारे, क्योंकि ये दो रीज़न, दो पोस्टुलेट्स अप्लाई नहीं होते। किसको? आइडियल गैस, राइट? रियल गैस, हाँ, रियल गैस को अप्लाई नहीं होते। इसीलिए जो आपके रियल गैसेस है वो PV इज इक्वल टू NRT ये इक्वेशन ओबे नहीं कर रहे थे। मतलब अब देखो, एक कंटेनर में आप क्या करो, रियल गैस ले लो और दूसरे कंटेनर में आप आइडियल गैस ले लो। अगर दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो आप देखोगे कि आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन रहता है। यानी रियल गैस का कोई मॉलिक्यूल प्रेशर कैसे अप्लाई करता है किसी भी गैस का, ये मॉलिक्यूल जाके वॉल को कोलाइड करता है, राइट? अब ये मॉलिक्यूल इस वॉल को कोलाइड कर रहा है, लेकिन ये इसका दोस्त इसको नहीं होने दे रहा उतना कोलाइड, क्योंकि वो उसको खींच रहा है ना। बात सही है? तो इसीलिए ये रियल गैस उसी वॉल्यूम में और उसी टेम्परेचर में उतना प्रेशर नहीं लगाता जितना कि आइडियल गैस लगाता है। यानी रियल गैस का आप जो भी प्रेशर मेजर करते हो उसी कंडीशन में आइडियल गैस का थोड़ा ज़्यादा आएगा। इसलिए जब भी आप रियल गैस का प्रेशर, मतलब ये तो आइडियल गैस को अप्लाई होने वाला इक्वेशन है ना, P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू NRT आइडियल, क्योंकि रियल गैस तो अप्लाई, रियल गैस तो इसको ओबे नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कभी भी प्रेशर ऑफ रियल गैस इज ऑलवेज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, राइट? तो हमको अगर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और रियल गैस को इक्वेट करना है तो रियल गैस के प्रेशर में कुछ तो टर्म ऐड करनी पड़ेगी, तब ये आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो यही हमने किया। तो वॉन डर वाल ने क्या किया, रियल गैस का प्रेशर मेजर करो और उसके अंदर इस टर्म को ऐड करो, तो ये आइडियल गैस की तरह मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब वो इसको इक्वेशन फॉलो कर सकता है। उसी तरीके से रियल गैस का जो वॉल्यूम है, अब मान लो ये 5 लीटर है वॉल्यूम, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम भी तो होता है कुछ, जो कि आइडियल गैस को नहीं होता। मतलब आइडियल गैस इस कंटेनर में है तो उसके एक मॉलिक्यूल को घूमने के लिए पूरा वेसल एम्प्टी है ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन रियल गैस के किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले लो तो उसको घूमने के लिए पूरे 5 लीटर अवेलेबल नहीं है, नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि स्पेस कम है। मतलब 5 लीटर में से 4 लीटर ही लेटेस्ट से अवेलेबल है, इतना नहीं होता लेकिन लेटेस्ट से, क्योंकि 1 लीटर तो दूसरे मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े हैं, राइट? ऐसा समझ लो कि एक रूम में बहुत ही छोटे छोटे बच्चे और दूसरे रूम में बड़े बड़े हाथी है, तो छोटे छोटे बच्चों को पूरी रूम अवेलेबल है घूमने के लिए, ऐसा सोच सकते हो, लेकिन एलिफेंट्स को नहीं है। मतलब जब भी आप रियल गैस का वॉल्यूम मेजर करते हो 5 लीटर किसी प्रेशर या टेम्परेचर पर, एक्चुअली वो अवेलेबल वॉल्यूम 5 लीटर नहीं होता। 5 लीटर वेसल का वॉल्यूम दिख रहा है आपको, लेकिन घूमने के लिए अवेलेबल कम है, राइट? तो आइडियल मतलब
जिस आसानी से रियल गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे घूम रहा है 5 लीटर में, उसी आसानी से घूमने के लिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को 5 लीटर की जरूरत नहीं है, 4 लीटर की ही जरूरत है। राइट? समझ में आया क्या? और एक बार देखो, आराम से देखो, मतलब हाथी रखो तुम रूम में, जिस आसानी से हाथी 5 लीटर के अंदर घूम रहे, उतनी ही आसानी से छोटे बच्चे 4 लीटर में घूम लेंगे। समझ में आया? तो आप जब भी रियल गैस का वॉल्यूम मेजर करते हो 5 लीटर, तो आइडियल गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम सिर्फ 4 ही लीटर होगा, मतलब कम होगा, उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर। मतलब जिस तरीके से रियल गैस बिहेव कर रहा है इन 5 लीटर कंटेनर, उसी तरीके से बिहेव करने के लिए आइडियल गैस को 5 माइनस समथिंग लीटर ही लगेगा। यानी आइडियल गैस का इक्विवेलेंस निकालोगे तो आइडियल गैस, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय आइडियल गैस इज वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय रियल गैस माइनस सम टर्म y। तो वही किया एंड वंडरवाल ने। रियल गैस का आप पहले क्या करो, वॉल्यूम मेजर करो और उसमें से n इंटू बी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये b और ये गैस की कॉन्स्ट, मतलब गैस के ऊपर डिपेंड करने वाली कॉन्स्टेंट्स है, गैस टू गैस वेरी करते हैं। n होता है नंबर ऑफ मोल्स, v होता है वॉल्यूम। ये कहाँ से आए, इसका डेरिवेशन हमको नहीं है, ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि PV इज इक्वल टू NRT रियल गैसेस ओबे नहीं कर रहे थे, तो उनको ओबे कराने के लिए, मतलब उनके लिए कोई एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर में और वॉल्यूम इन दोनों में उसने करेक्शन किया। इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और इसको बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, दिस होल थिंग। राइट? ये हर चीज़ का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। ए और बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट, इसको वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। राइट? अब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेव करते हैं। कौन सा गैस कितना ज़्यादा डिफरेंट बिहेव करता है, ये पढ़ने के लिए हर बार हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने पड़ेंगे कि जिसकी वैल्यू देखने के बाद हमको तुरंत पता चल जाए कि ये रियल गैस आइडियल गैस से काफ़ी डेविएट करता है। कुछ पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, कुछ निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। मतलब किसी चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया जाए तो आपको तुरंत पता चल जाता है अरे क्या हो रहा है अंदर। जैसे कि स्पेसिफिक हीट किसी चीज़ की बताई जाए तो आपको जल्दी से पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको कितना भी हीट दो वो जल्दी गर्म होने वाला नहीं है। मतलब ऐसे कुछ पैरामीटर्स निकालो जिससे कि आपकी स्टडी आसान हो जाए। तो एक पैरामीटर उनमें से एक है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आइडियल गैस के लिए देखा जाए तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये ओबे करता है। यानी PV डिवाइडेड बाय NRT अगर निकालोगे, PV डिवाइडेड बाय NRT निकालोगे तो आइडियल गैस के लिए 1 आएगा, लेकिन रियल गैस के लिए 1 नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको Z लिख दिया, इनका रेशियो PV डिवाइड बाय NRT का रेशियो क्या लिख दिया, Z। और इस Z को बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर दैट गैस। आइडियल गैस के लिए इस Z की वैल्यू कितनी है, 1। अब अलग अलग गैसेस के लिए ये Z की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप क्या करो, उनका मतलब किसी रियल गैस का अगर आपको Z निकाला यानी Z रियल, तो आप सिंपली प्रेशर रियल वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय NRT, तो उसका Z निकलेगा। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि आइडियल गैस के लिए तो Z हमेशा 1 है, तो Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ अगर निकालोगे तो आइडियल गैस के लिए ये कांस्टेंट 1 की लाइन कांस्टेंट है। राइट? लेकिन रियल के लिए Z वर्सेस प्रेशर, मतलब Z कांस्टेंट नहीं है रियल गैस के लिए, वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कांस्टेंट नहीं है किसी के लिए। वो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पर अलग अलग उसकी वैल्यू हो जाती है। कुछ Z की वैल्यू कम कर देते हैं, बाद में बढ़ जाती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरीके से। ठीक है? सो आइडियल गैसेस different ideal gases have different values of Z, sorry, real gases have different values of Z, whereas a same real gas has different value of Z at different pressures. Right?
मतलब किसी रियल गैस के लिए z की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं है, राइट। अब देखते हैं, समझ में आया ये? अब z हम क्या करेंगे, अब मान लो कि दो कंटेनर है। z को समझने के लिए एक कंटेनर के अंदर रियल गैस है, दूसरे कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है, राइट। आइडियल गैस, ये देखो, लेट देयर आर टू कंटेनर्स हैविंग रियल एंड आइडियल गैस। अब दोनों का हमने प्रेशर और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल सेम रखा है, लेकिन वॉल्यूम अलग है। तीन चीज़ें हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन चौथी चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी, वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। VR इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस at that pressure and temperature and that number of moles, whereas उसी कंडीशन पर Vi is the volume of ideal gas। समझ में आया? तो हम Z के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ZR इज इक्वल टू PVR अपॉन NRT। मैं सिर्फ V को R लिख रहा हूँ, PR नहीं लिख रहा मैं। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर तो सेम लिया है ना मैंने, तो इसलिए P कांस्टेंट है, बस VR वॉल्यूम ही अलग है दोनों का। ZI क्या आएगा, PVI NRT आएगा, राइट। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, दोनों इक्वेशन को, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस करता हूँ, तो ZR बाय Z आएगा, जिसकी वैल्यू आती है VR बाय VI। लेकिन ZI तो 1 है आइडियल गैस का, सो ZR इज इक्वल टू VR अपॉन VI। ये एक दूसरा इक्वेशन आता है, किसके लिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए। समझ में आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी इक्वेशन से उसका नाम भी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर गिरा है। अब हम देखते हैं, मान लो गिवन कंडीशंस पर, कंडीशंस तो पता है ना, मान लो गिवन कंडीशंस पर रियल गैस का वॉल्यूम कुछ है और आइडियल गैस का वॉल्यूम कुछ है, मतलब कम है थोड़ा, और रियल गैस का ज़्यादा है, ठीक है। और एट दोज कंडीशन, उतना ही प्रेशर लगाने के बाद, उतने ही टेम्परेचर लगाने के बाद, राइट। तो अगर रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो Z ऑफ दैट रियल गैस इज ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब Z अगर किसी रियल गैस का ग्रेटर देन 1 है तो उसका वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा है एट दैट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये 5 लीटर है तो इसका 6 लीटर आ रहा है, राइट। इसका मतलब है आप उतना ही प्रेशर लगा के दोनों को दबा रहे हो, आइडियल गैस ज़्यादा दब रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, लेकिन रियल गैस उतना कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, राइट। ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है तो कॉम्प्रेस उतना नहीं हुआ ना, राइट। मतलब लेस कॉम्प्रेसिबल है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। व्हेन दिस इज ट्रू, राइट, व्हेन ZR is greater than 1, then we say that that real gas is less compressible than रियल गैस, आइडियल गैस। इसलिए इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बताया, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी बताता है, लेकिन ज़रा उल्टे तरीके से बताता है, वो भी देखेंगे। ZR ग्रेटर देन 1 है, समझ में आया? अब दूसरा, अगर और एक रियल गैस लोगे आप, ये R1 लेते हैं हम और दूसरा R2 लेते हैं उसी कंडीशन पर, लेकिन R2 का वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेस देन आइडियल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अलग अलग बिहेव करते हैं गैसेस, तो R2 ज़्यादा दब रहा है, मतलब मोर कॉम्प्रेसिबल है, और इस कंडीशन में ZR लेस देन 1 आएगा। जब ZR लेस देन 1 होता है तो हम बोलते हैं कि उस प्रेशर टेम्परेचर पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम है, मतलब उतना ही प्रेशर लगाने पर रियल गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब आइडियल गैस का 5 लीटर है तो रियल गैस का 4 लीटर हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा दब रहा है, ज़्यादा कॉम्प्रेस हो रहा है। तो इस कंडीशन में रियल गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल, और इस कंडीशन में रियल गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल, या फिर लेस कॉम्प्रेसिबल है मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट। इसके वॉल्यूम का चेंज डेल्टा निकाला जाए, डेल्टा मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो पॉजिटिव आएगा, 6 लीटर माइनस 5 लीटर है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। ये कौन सा डिविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डिविएशन, और ये निगेटिव डिविएशन दिखाता है। क्यों पॉजिटिव डिविएशन बोला है, वॉल्यूम ऑफ रियल मतलब इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव, कम है इसलिए निगेटिव। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे नाम थोड़ा उल्टा है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है मतलब लेस कॉम्प्रेसिबल है, राइट। वॉल्यूम ज़्यादा है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर
कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं बताता, उसके उल्टा बताता है। ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है मतलब ज़्यादा कॉम्प्रेस होता है, ऐसा नहीं। ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है मतलब कम कॉम्प्रेस होता है गैस। समझ में आया? तो ये कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, जेड के ग्राफ को अगर देखोगे तो कईयों के लिए जेड डायरेक्टली बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है जेड पहले कम होता है, अचीव्स द मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस, है ना। सो ये ट्रेंड यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम अ ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज जेड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड अचीव्स द मिनिमम वैल्यू, देन इट इंक्रीजेस एंड अचीव्स द वैल्यू ग्रेटर देन 1। और हमने जेड के लिए क्या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेड आर इक्वल टू 1 है देन वी आर इज इक्वल टू वी आइडियल, गैस इज आइडियल। जेड आर ग्रेटर देन 1 है तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा है, गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस। यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस आएगा। गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, तो उसी के उल्टा यहाँ पर जेड आर लेस देन 1 है, वी आर लेस देन वी आई है, गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस, गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। अब रियल गैस की तरह बिहेव, मतलब आइडियल गैस की तरह कब बिहेव कर सकता है? एक तो उसका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स ओन वॉल्यूम, राइट। मतलब आइडियल इंडिविजुअल की तरह हाथी इस छोटे से रूम में बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत कम है ना, और उनकी साइज बहुत बड़ी है, लेकिन वो आइडियल इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर सकते हैं तो उनको जंगल में छोड़ा जाए तो, मतलब उनके बीच का अंतर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये कब होता है? जब हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज़्यादा लेते हैं, या फिर दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन कम होना चाहिए, है ना। आइडियल गैस और रियल गैस में फ़र्क क्या है? इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है रियल में और आइडियल में नहीं है। अब इनके बीच का इंटरेक्शन कम करना है तो इनको एक दूसरे के दूर ले जाना पड़ेगा। तो ये कब हो सकता है? ये दूर कब जाएंगे? जब आप प्रेशर को कम करते हो। प्रेशर कम करोगे तो ये एक्सपांड हो जाएंगे और दूर जाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे के अंदर के फोर्स को इग्नोर कर देते, मतलब कर सकते, राइट। इट बिकम्स निग्लिजिबल। हमको क्या, एग्जैक्ट आइडियल तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी तरह कैसे बनेंगे ये तो देख सकते हैं। तो लोअर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पर देखो, लोअर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है, कर सकता है, ये एक याद होना चाहिए। और हर एक गैस को अगर देखा जाए तो उसका क्या हो रहा है, देखो बहुत से ऐसे आइडियल गैस है कि ऐसा नीचे जाके ऐसा हो रहा है जेड इनका, राइट। ये जेड ऐसा ही हो रहा है ना, राइट। तो इस पॉइंट पर वो काफ़ी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। सो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के आसपास, नॉट एट दैट एग्जैक्ट टेम्परेचर, उसके आसपास एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, उसे बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। देखो जरा वर्डिंग याद रखो, द टेम्परेचर नियर विच रियल गैस बिहेव्स सिमिलर टू आइडियल गैस फॉर एप्रिशिएबल रेंज। मतलब और भी ऐसे कई टेम्परेचर है कि जहाँ पर रियल आइडियल की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है कि उसके काफ़ी रेंज ज़्यादा, मतलब उसके नेबरहुड में, मतलब 50 डिग्री अगर बॉयल टेम्परेचर है तो 45 से लेकर 65 तक, मतलब उसके आसपास वो आइडियल की तरह बिहेव करता है, उसको हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं उस गैस का, राइट। ठीक है। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब देखो, किसी गैस को अगर आप कॉम्प्रेस करते हो तो उसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसे आता है? इस तरीके से आता है, राइट। समझ में आया क्या? ये ऐसे ही तो होता है, पैराबोलिक हाइपरबोलिक होता है ना। ऐसे किसी गैस को अगर कॉम्प्रेस करते हो इस डायरेक्शन में, राइट, मतलब ये डायरेक्शन समझ रहा है। किसी कंटेनर में मैंने गैस लिया है, हम टॉपिक देख रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को कॉम्प्रेस करके हम लिक्विफाई कर सकते हैं।
एक तो ठंडा करके भी कर सकते हैं, दूसरा है प्रेशर बढ़ा के भी कर सकते, मतलब टेम्परेचर कम करो या फिर प्रेशर बढ़ाओ। तो इसके अंदर फंडा क्या है, टेम्परेचर कम करना, यानी उनकी मोशन कम हो गई, पास आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे और वो लिक्विड हो जाएंगे। उल्टा प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो भी पास आएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। तो किसी गैस को कंप्रेस करने के बाद हाइपरबोलिक कर्व 1 इस तरीके से बनता है। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर हम गैस को लिक्विड नहीं बना सकते। मतलब गैस के अंदर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कितना भी उसको कंप्रेस करें वो लिक्विड बनता ही नहीं। लेकिन अगर कुछ अप्रिशिएबल रेंज में टेम्परेचर हम कम करते हैं तो उसके बाद हम उसको कंप्रेस करके लिक्विफाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी गैस को अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो वो ऐसा कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम समझ में आ रहा है, उसका वॉल्यूम इस डायरेक्शन में कम होगा, राइट। और जैसे ही वो गैस से लिक्विड बनेगा उसका वॉल्यूम ड्रास्टिकली कम होगा विदाउट इंक्रीजिंग, मतलब प्रेशर इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दिखा है उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विफाई होगा उसका वॉल्यूम बहुत ही फास्ट कम होगा, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या ये। और पूरा लिक्विड बनने के बाद उसको कितना भी दबाओ आप, उसका वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ेगा। कितना भी प्रेशर बढ़ाओ उस लिक्विड का वॉल्यूम उतना नहीं कम होता। गैस का कैसा होता है, आप जिस तरीके से प्रेशर बढ़ाते हो उस तरीके से उसका वॉल्यूम भी कम होता है, कॉम्प्रेस होता है गैस। लेकिन एक बार लिक्विड बनाओ, लिक्विड को कितना भी दबाओ उसका वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होता विद द चेंज इन प्रेशर। तो इस पॉइंट के बाद अगर आप उसको दबा रहे हो तो प्रेशर बहुत ही कम होगा, सॉरी प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहले इस लाइन का नेचर समझ में आया क्या, ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये यहाँ वर्टिकल क्यों है, और यहाँ पे ये तो गैस है, ये तो हाइपरबोलिक है। अब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को टेम्परेचर कम करके कर रहा हूँ। तो ये टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, मान लो। तो अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या 10। तो 10 डिग्री सेल्सियस करने के बाद ये देखा गया है कि यही गैस इस नीचे से शुरू होगा इससे, राइट, और जल्दी से लिक्विफाई होना शुरू होगा यहाँ तक, और ये उसके बाद ये। और टेम्परेचर कम करोगे तो ये गैस इस तरीके से जाएगा, ये ऐसा बड़ा, और ये मतलब यहाँ से आप एक ऐसा अगर एक कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। ये इस डोम के अंदर क्या हो रहा है, दिस गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इधर पूरा का पूरा लिक्विड है, इधर पूरा का पूरा गैस है, एंड दिस इज द लिक्विड एंड गैस, एक्चुअली वेपर, गैस नहीं बोलते उसको, वेपर और लिक्विड के अंदर का क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब एक लाइन यहां से ऐसी बनती है जो जस्ट इसको टच करके जाती है, यहाँ पे टच करके जा रहे, राइट, इस टेम्परेचर की लाइन। मतलब यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 10-20 है, यहाँ पे 30 है, राइट। अब इस 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप टेम्परेचर इस वेसल का बढ़ाते हो, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो, यानी उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, तो ये कितना भी कॉम्प्रेस करो इस डोम के ऊपर से ही निकल के जा रहा है और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। यानी एक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, जिस टेम्परेचर पर अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए तो ये लाइन जो है इस डोम को टच होके जाएगी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर इस गैस को कंप्रेस करते हो तो वो लिक्विफाई हो सकता है, लेकिन 35 डिग्री के ऊपर इस गैस को कितना भी कंप्रेस करो वो लिक्विफाई नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द
minimum temperature, sorry, maximum temperature above which liquefaction is not possible, right? क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आया? ये ग्राफ का ये डोम भी समझ में आया? ये इस तरीके से क्यों है? इसका बेस बढ़ते जा रहा है कम टेम्परेचर पर। तो यही है इधर, ये देखो इस तरीके से रियलिटी में ऐसे आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की लाइन, ये ऐसे है ना, ये वाली क्रिटिकल लाइन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व है, और ये 30.98, ये जो टेम्परेचर दिख रहा है ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट? और क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो लिक्विफाई कब होता है? जब ये प्रेशर एच होता है। तो क्रिटिकल प्रेशर उसका कितना है? 73। सो क्रिटिकल प्रेशर क्या है ये भी तो देखते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई करते हो यानी कॉम्प्रेस करते हो तो वो लिक्विफाई हो सकता है, राइट? उसके ऊपर तो नहीं होता। तो आप एक्सपेरिमेंट अब कर रहे हो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, मतलब एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल, अबव लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर के मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब 30.98 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसको कॉम्प्रेस करते वक्त इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि किसी भी प्रेशर पर वो लिक्विड है, पहले तो वो गैस ही रहेगा। अब उसको आप क्या कर रहे हो? कॉम्प्रेस कर रहे हो। तो कॉम्प्रेस करने के बाद एक प्रेशर ऐसा अचीव होगा जब वो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा, या फिर हो सकता है उस प्रेशर पर, नॉट एट ऑल द प्रेशर्स। तो वो प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो वो प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच दैट गैस इज लिक्विफाइंग is called as critical pressure. So critical pressure is the pressure required to liquefy the gas at critical temperature. अब मान लो मैंने इसको लिक्विफाई कर दिया, मतलब एक्चुअली वो लिक्विड भी नहीं बनता, वो लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम में रहता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एट क्रिटिकल प्रेशर। अगर गैस का 1 मोल लेते हो, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले डिफाइन होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डिफाइन होता है आपका क्रिटिकल प्रेशर, विच इज द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन। एंड देन डिफाइन होता है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ ए एंड बी की लाइन वगैरह सब बताया है, ये भी देख लो आप। ये इसको लेके बताया गया है क्या। अब ये जो चल रहा है हमारा, ये जो ग्राफ हमने निकाली है इस तरीके से ना, ये एक एट ए गिवन टेम्परेचर है, मतलब ये मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था या 40 के ऊपर था, दूसरा जो था ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक लाइन के लिए हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, मतलब एक लाइन एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट दैट लाइन, देयरफॉर दैट लाइन इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोथर्म्स। ना अगर हम देखते हैं किसी एक लाइन को, फोर्थ लाइन मान लो, ये वाली फोर्थ लाइन, ये दिख रही है फोर्थ लाइन, तो इसको ए से बी तक अगर ऑब्जर्व करोगे आप, है ना, ए से बी तक दिख रहा है क्या? ए टू बी क्या बोला है? ए टू बी इट इज वेपर, बी टू सी इट इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, देखो ये बी टू सी है ना, और सी टू डी इट इज कंप्लीट लिक्विड, सी टू डी। और ये सभी के लिए अप्लाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई, ये है, क्रिटिकल प्रेशर भी हो गया, राइट? अब ये कुछ प्रॉब्लम दी है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है। विच गैस विल लिक्विफाई फर्स्ट? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जल्दी हम अचीव कर सकते हैं,
क्योंकि ये गैसेस है ना, तो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। तो जिसका ज़्यादा कम है वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी अगर केल्विन में देखा जाए तो 300 केल्विन नियरली है ना। तो हम यहाँ पर है 300 पर, तो हमको बड़ा वाला जल्दी मिलेगा, राइट। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम जल्दी लिक्विफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जाने से अच्छा है ना यहाँ तक जाना। तो ज़्यादा किसका है अरे नहीं, पास कौन है 300 के, तो ये 304 ही है। तो ये कौन है, कार्बन नहीं, तो ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है ये पहले समझ लो, कि जिसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी लिक्विफाइंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ज़रा ये आराम से सोचना पड़ता है इस सेंटेंस के ऊपर। मतलब इसको हम 405 तक भी लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको 304 तक ही कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर भी चलता है, मतलब ये लिक्विफाई होने की ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है। किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर 1000 है, यानी 1000 तक उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये इतना परेशान नहीं कर रहा। 1000 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर पर तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी सिर्फ दूर होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 300 पर खड़े हैं, 300 पर खड़े, तो किसी का 400 और किसी का 500 है, तो हमको लिक्विफाई करने के लिए 500 तक जाने की जरूरत नहीं, हम 300 पर भी कर ही सकते हैं ना, नीचे तो कर ही सकते हैं हम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइंग टेंडेंसी ज़्यादा है उसकी। आराम से देखो, किसी का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसका मतलब उसको बहुत ही ठंडा करना पड़ रहा है लिक्विफाई होने के लिए। मतलब उसके मॉलिक्यूल मान नहीं रहे, ज़रा भी टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो भाग रहे है ना, तो उसकी टेंडेंसी कम है लिक्विफाई होने की। सो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स मोर लिक्विफाइंग टेंडेंसी। ये याद रखना है, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए अमोनिया पहले लिक्विफाई होगा। अभी वेपर प्रेशर का तो आप सोल्यूशन और कोलिगेटिव में देखोगे।